नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड्स, आज से अपन एक नया प्रारंभ जो भी कहें आप, एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बेस्ड में अभी मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जो वर्तमान में आपके जो एग्जाम हैं, सीजीपीएससी मेंस और एसीएफ, दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और जितने भी एग्जाम फ्यूचर में होने वाले हैं, जो मैं आज सिलेबस आपको बताऊंगा, उस सिलेबस के अंतर्गत सब आने वाला है। और इतना सिलेबस तो सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज अपन इस वीडियो में सिलेबस भी देखेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप अंत तक बने रहे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेबस को अपन कवर करेंगे। पहले देखिए सिलेबस है क्या। सबसे पहले आपका भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य संस्था है आपका इसरो, तो इसरो का गठन, उसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे, और हमारे आसपास कौन कौन से सैटेलाइट हैं, कौन सा प्रक्षेपण यान है, ये सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी बस अच्छे से पढ़िएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, इतना आप कंफर्म समझिएगा। सेकंड है आपका रक्षा। तो भारत में वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके विषय में भी आपको अच्छे से मैं डिटेल बताऊंगा। देखिए रक्षा में क्या क्या आएगा। तो भारत में वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में भारत में कौन कौन से टेक्नोलॉजी है और क्या क्या हथियार है, मिसाइल है, ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, साथ ही करेंट अपडेट भी इसमें मैं बताऊंगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए थर्ड नंबर आपका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है, जैव प्रौद्योगिकी। कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जैसे जनरली आपका प्रश्न पूछा जाएगा फसल है और कृषि के जो नए नए तकनीक है उसके बारे में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन होंगे, तो ये भी आपको कराएंगे हम। फिर है आपका संचार एवं प्रसारण, इनसे भी क्वेश्चन होना है। इसमें क्या होगा, संचार कैसे होते हैं, प्रसारण के लिए कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी अभी आई है या जो अभी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वे सारे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। फिर आपका रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो इसमें क्या है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इसका भी अपन कराएंगे। और फिर लास्ट में आता है आपका विविध। विविध के अंतर्गत क्या आएगा, जो करेंट अफेयर है। अभी करेंट अफेयर मतलब जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है और कुछ चर्चित घटनाएं है ना, और इसमें अभी वर्तमान में कौन सा रॉकेट नया अपन लॉन्च कर रहे हैं या गगनयान, ऐसा बहुत चीजें हैं, इसमें अपन कराएंगे उसमें भी अपने को। देखिए इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका फर्स्ट भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। और आज हम सबसे पहले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसको जानेंगे, इसका पूरा इतिहास, और भारत के इसरो है ना, इसरो अर्थात बार बार इसरो बोल रहा हूं, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भारत की संस्था है। तो इसका गठन से लेकर अभी तक का वर्तमान स्थिति में जो आपका चंद्रयान 2 है, वहां तक का एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊंगा, डेट बाय डेट पूरा पढ़ाऊंगा। अभी मैं ऊपर ऊपर बताऊंगा, इसके बाद अगली जस्ट कक्षा में आपको मैं पूरा डिटेल कराऊंगा, उसका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की क्लास में बस अपन क्या करेंगे, ओनली डेट बाय डेट
फैक्चुअल चीजें डेट के साथ पढ़ेंगे। जब ये डेट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा तो मैं इसको डिटेल करूंगा अगली कक्षा में, आपको हर एक चीज समझ आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वादा रहा मेरा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन, इसरो का गठन किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1969, ऑप्शन बी 1 जून 1972, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर डी 7 जून 1979। देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, सारे जो ऑप्शन हैं वो ऐसे सेट किए गए हैं कि जो इतिहास के क्रम को लाइन से बताएगा, इतिहास को ऐसे क्रम में उसको सेट किया गया है ऑप्शन को, ए बी सी डी। अभी जब मैं आपको पूरा डिटेल करूंगा तो आपको समझ भी आएगा कैसे हमने क्रम से उसको व्यवस्थित किया है। तो ऑप्शन भी आपके बहुत मजेदार होने वाले हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 15 अगस्त 1969। इस डेट में इसरो का गठन किया गया। अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो कहां है आपका? मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि बेंगलोर भी बोलते हैं अपन, है ना, उसका नाम है बेंगलुरु। और इसके जो डायरेक्टर है वो है के सिवन। ये भी आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। और इसरो का फुल फॉर्म तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इतना सस्ता क्वेश्चन तो पूछते नहीं है ना। बट ये पहला क्वेश्चन जो लिया हूं, इसरो का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये पहला ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करा दिया, 15 अगस्त 1969। ये आप डेट याद रखेंगे और बहुत इजी भी है। 15 अगस्त से आप इजिली याद रख सकते हैं, आपको ये बस मेन याद रखना है 1969। फिर ऑप्शन नंबर बी भी अपन देखते हैं, पूरा डिटेल कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ डेट बाय डेट ऊपर ऊपर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सब चीज डिटेल मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी 1 जून 1972, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था इस दिन? अंतरिक्ष विभाग का गठन और अंतरिक्ष आयोग का गठन तथा इसरो को इस विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखिए इसरो का जो गठन हुआ वो क्या होगा? 15 अगस्त 1969 को उसका क्या हो गया? गठन हो गया। लेकिन विभाग कब शामिल किया गया उसको? 1 जून 1972 को इसको शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी विभाग हो तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसके भी अध्यक्ष है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं कि अभी जो वर्तमान में है तो जनरली क्या होता है कि ये जो विभाग है ये पीएम के अंतर्गत आएगा, प्राइम मिनिस्टर इसके अंतर्गत रहेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 19 अप्रैल 1975, ये लाइन आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। और 19 अप्रैल भले आपको याद ना रहे, लेकिन 1975 आप एकदम रट्टा मार लीजिए, याद रख ही लीजिए, बहुत जबरदस्त है। इस दिन क्या हुआ था? आर्यभट्ट नामक भारत का प्रथम उपग्रह, जिसे रूस से प्रक्षेपित किया गया था। अब देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऐसे बन जाते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह, उसका नाम क्या हो गया? आर्यभट्ट। किसके थ्रू उसको प्रक्षेपित किया गया? कहां से? तो रूस से। अच्छा, कब किया गया? तो 1975 में। तो ऐसे 3 क्वेश्चन तो इससे ही बन गए आपके, ठीक है। तो ये सारा चीज भी आप एकदम क्लियर करते हुए चलिए, बहुत काम आएगा ये सब डेट, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है पिक आर्यभट्ट उपग्रह का। आप 2 रुपए के नोट में भी देख सकते हैं, उसमें भी आर्यभट्ट सैटेलाइट का पिक्चर होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर करा दूं, रूस। देखिए रूस से प्रक्षेपित किया गया, इसका मतलब क्या है? भारत अपने आप में सक्षम नहीं था उस टाइम में कि वे भारत से ही उसको क्या करा सके? प्रक्षेपित करा सके, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई प्रक्षेपण यान नहीं था जिसके थ्रू अपन क्या करें, उसको प्रक्षेपित कर पाते। इसलिए हमने किसका मदद लिया? रूस का मदद लिया। सो सिंपल। देखिए लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 जून 1979, भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग का मतलब सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर प्रथम
के नाम से लॉन्च किया गया था। कब? 1979 को रूस से ही इसको प्रक्षेपित किया गया था, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी अपन यान प्रक्षेपित नहीं कर सकते थे, भारत उतना सक्षम नहीं था, इसलिए रूस से ही उसको क्या किए थे अपन? प्रक्षेपित किए थे। अच्छा, यहां एक शब्द आया है रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। तो ये होता क्या है, ये देख लीजिएगा आप। ऐसे उपग्रह जिनसे पृथ्वी की फोटो ली जा सकती है उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन। अच्छा, एक और शब्द है इसमें प्रायोगिक। तो प्रायोगिक का मतलब प्रयोग, सिंपल सी बात है। अब ऐसा नहीं है कि इससे हम बहुत ज्यादा कुछ काम ले रहे थे, हम इससे काम नहीं ले रहे थे, केवल प्रयोग की दृष्टि से उसको भेजा गया था, इसलिए वहां लिखा गया है प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर प्रथम। तो ये आप डेट भी याद रखेंगे और उपग्रह का नाम भी याद रखेंगे, भास्कर प्रथम। ठीक है, तो ये आपके 4 चीजें हो गई। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको, सारा चीज आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन नंबर डी 2001। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1980। देखिए 1980 में क्या हुआ, भारत उस समय छठा देश बना जिसने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान को विकसित किया। SLV-3 देखिए इमेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप इमेज से भी अपन देख सकते हैं। SLV-3 का इमेज दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1984, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में मानव को भेजने का मिशन। देखिए भारत और सोवियत संघ, वर्तमान का उसी को रूस बोलते हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से मानव युक्त मिशन शुरू किया गया। इसमें पहले भारतीय कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री बने भारत की ओर से, और रूसी अंतरिक्ष यान से गए थे ना, भारत के अंतरिक्ष यान से नहीं गए थे, क्योंकि भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, देखिए रूस से ही इसलिए भेजा गया क्योंकि हमारे पास एक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके थ्रू अपन इसको भेज पाते। अर्थात क्या है, देखिए अंतरिक्ष में यात्री भेजने की बात हो रही ना, तो ये तो हमसे संभव नहीं था। देखिए हमारे पास 1980 में SLV-3 जरूर आ गया था, लेकिन ये अधिक दूरी तथा अधिक वजन ले जाने में सक्षम नहीं था, इसलिए अपन क्या किए उस टाइम में, रूस का हेल्प लिए। अच्छा, अभी वर्तमान की बात करें तो भारत अब सक्षम है। 2021 में भारत स्वयं मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में स्वयं भेजेगा। गगनयान आप शायद सुने भी होंगे। तो अभी और पहले में ये फर्क था भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1994 PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। यह SLV-3 का अपग्रेडेड रूप है। देखिए कोई चीज अपग्रेड क्यों होता है आपको भी समझ आता है वो चीजें, तो कि भाई उस वर्जन में कुछ ना कुछ कमी रहा होगा तो नया अपग्रेड किया जाता है उसको। तो इस वर्जन में जैसे आपका क्या था SLV-3, इसमें कुछ कमी रहा होगा तो क्या बनाया गया PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अधिक दूरी तक जाने में सक्षम रहा होगा और अधिक वजन ले जाने में सक्षम है, तो इसका अपग्रेड रूप है ये PSLV। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी 2001, इसमें क्या हुआ, GSLV को सबसे पहले लॉन्च किया गया। यह PSLV से ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर है मतलब सिंपल सी बात है,
पीएसएलवी। पीएसएलवी का अपग्रेडेड रूप क्या हो गया आपका? जीएसएलवी। इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी या कम ताकतवर रहा होगा, कम दूरी तय कर रहे हैं तो उससे ज्यादा दूरी तय करने के लिए जीएसएलवी इसको बनाया गया। तो देखिए कुछ ना कुछ नया हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि हमको अधिकतम ऊंचाई तक भी तो जाना है। ठीक है, देखिए रॉकेट बोलूं या प्रक्षेपण यान बोलूं या प्रमोचन यान बोलूं, तीनों एक ही चीज है। ये तीन चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। 1980 SLV-3 स्वदेशी यान और 1994 PSLV अपग्रेडेड रूप किसका? SLV-3 का। फिर 2001 GSLV किसका अपग्रेडेड रूप? PSLV का। तो ये आप डेट के साथ ये चीजें आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज करके या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था हो। कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शन ए अक्टूबर 2008, ऑप्शन बी जुलाई 2013, ऑप्शन सी नवंबर 2013, ऑप्शन डी फरवरी 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 मिशन आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि जो भी मैं कंटेंट लिया हूं उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहे इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका अक्टूबर 2008। भारत द्वारा पहली बार किसी और खगोलीय पिंड पर सैटेलाइट भेजा गया। देखिए खगोलीय पिंड एक शब्द आया है, खगोलीय पिंड का मतलब क्या है? तो ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड जो है खगोलीय पिंड वो विद्यमान है। जैसे जस्ट लाइक आप चंद्रमा ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन ही है चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको यही समझना है कि जो खगोलीय पिंड है उसमें भेजा, देखिए पहले जो अपन भेज रहे थे कोई भी सैटेलाइट को, वो पृथ्वी के कक्ष में ऐसे घूम रहा था वो गोल गोल। अभी जो हुआ पहली बार 2008 में कि किसी खगोलीय पिंड पर भेजा गया, अर्थात चंद्रमा की कक्ष में भेजा गया, ऐसा आप इसको समझ के रखेंगे। ठीक है, फिर आता आपका जुलाई 2013। इसमें क्या हुआ? भारत के पहले स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS 1A को सफलतापूर्वक भेजा गया। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसीएफ के सिलेबस में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? RNSS। तो ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, यही आपका IRNSS। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि आपका सिलेबस में ही लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बहुत अच्छे से करना है आपको। डेट भी याद रखना है और इसके बारे में हम पूरा डिटेल भी करेंगे। देखिए अभी तक जितना भी मैं बता रहा हूं सब डेट बता रहा हूं और उस डेट में क्या हुआ था ये बता रहा हूं। नेक्स्ट कक्षा में पूरा डिटेल करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ सब होगा उसमें। देखिए इसमें एक शब्द आया है क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। आप जानते होंगे गूगल नेविगेशन आपका जीपीएस सिस्टम, जिससे अपन किसी का लोकेशन पता करते हैं। देखिए नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब, जैसे अभी वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीपीएस उसका यूज कर रहे हैं, ठीक वैसे ही भारत का स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS था। अच्छा जीपीएस कहां का है? तो जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, जिसका हम लोग अभी यूज करते हैं। आज जो हम किसी का भी लोकेशन पता करना है या कोई स्थान है उसका हमको पता करना है तो गूगल मैप की सहायता से हम वो काम कर लेते हैं, जो कि क्या है जीपीएस सिस्टम से ही चलता है आपका गूगल मैप। ये भी आप क्लियर समझ लें इसको। ठीक है, अच्छा जीपीएस
पूरा पृथ्वी को कवर करता है। इसमें मिनिमम जो है 24 सैटेलाइट लगता है ना। जीपीएस में मिनिमम जो है वो 24 सैटेलाइट लगता है। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि 24 सैटेलाइट लगे हुए जीपीएस सिस्टम के लिए। अच्छा, तभी वो क्या कर पा रहे हैं कि पूरे पृथ्वी को कवर करना है ना उसको। तो कहाँ नदी है, कहाँ नहर है, कहाँ तालाब है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, पूरा। और आजकल तो छोटे छोटे गली और शॉप वो भी नेविगेशन के थ्रू ढूंढे जा रहे हैं। तो ये आपका जीपीएस सिस्टम के थ्रू ही हो पा रहा है, ये आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसके लिए 30 सैटेलाइट भेजे गए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर लगे हुए हैं, जो हमको लोकेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, भारत भी इसमें क्या कर रहा है, अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। और भारत का स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया है नाविक, इसका भी काम चल रहा है, प्रगति पर है ना। जैसा ही क्लियर होगा ये, तो भारत में भी जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा और नेविगेशन सैटेलाइट नाविक दुनिया में अपना परचम लहराएगा। अच्छा, इसका भी एक ऐप आ जाएगा, जैसे अभी गूगल के थ्रू क्या चल रहा है, हमारा जीपीएस चल रहा है ना, वैसा ही आ जाएगा। बट अभी काम प्रोसेस में है, तो नाम आप याद रखिएगा, नाविक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2013 मॉम एकदम फेमस है आपका मंगलयान मिशन, ठीक है। मॉम आपका क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका फुल फॉर्म है। ये भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। मंगल मिशन क्या किया गया इसमें, मंगलयान जानते हैं आप सभी, मंगल ग्रह में भेजा गया ताकि मंगल ग्रह की चीजों का अध्ययन कर सके वो, इसलिए उसको नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 2017 बेहद इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया इस दिन। इसरो ने श्रीहरिकोटा, जो कि कहां है, आंध्र प्रदेश में है, उनसे 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक रॉकेट द्वारा किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले रसिया ने ऐसा किया था, 31 उपग्रहों को एक साथ भेजा गया था। अच्छा, एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और डेट आप अच्छे से याद रखेंगे, फरवरी 2017 इसरो के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था। 104 उपग्रह, यार मायने रखते हैं, 104 उपग्रह भेजा गया था, वो भी एक साथ। अच्छा, इसमें से आपको मैं याद दिला दूं कि 104 उपग्रह में केवल 3 उपग्रह भारत के थे, बाकी सभी विदेशी थे। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे सस्ता कहीं प्रक्षेपण होता है तो भारत का इसरो करता है सबसे सस्ता, और इससे इसरो क्या करता है, पैसा कमाता है, सबसे सस्ता भेजने का काम करता है। इवन अमेरिका को भी कभी कभी जब भेजना रहता है तो वो भी क्या करता है, भारत का हेल्प लेता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहां सबसे सस्ता में भेजा जाता है उपग्रह, इसलिए। चलिए फट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट, जिसको प्रक्षेपण यान बोलिए या रॉकेट बोलिए, एक ही चीज है वो, है ना। भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी नवंबर 2018, ऑप्शन सी दिसंबर 2018, ऑप्शन डी जुलाई 2019। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2017। देखिए भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट बोला है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2017। देखिए आपको स्क्रीन पर जीएसएलवी मार्क 3 जो 4000 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम ना, याद रखिएगा, 4000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, उसका पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा उसको। देखिए 2017 भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट जो 4000 किलोग्राम तक के भार वाले उपग्रह को सबसे ऊंची कक्षा में ले जाने की क्षमता रखता है, जीएसएलवी
मार्क 3 उसका नाम है। ठीक है, अच्छा यहां एक शब्द आया है सबसे ऊंची कक्षा। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में बहुत सारी कक्षाएं हैं अंतरिक्ष में, तो सबसे ऊंची कक्षा में ले जाया जा सकता है, उसका कहना यह है। ठीक है, पृथ्वी के बाहर अलग अलग कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, तो आप समझ लीजिएगा सबसे ऊंची कक्षा का मीन वो था। फिर आपका सेकंड है नवंबर 2018 भारत से भेजा गया सबसे वजनी उपग्रह GSAT-29 को GSLV मार्क 3 के द्वारा भेजा गया, जिसका वजन 3500 किलोग्राम लगभग। ठीक है, उतना वजन वो ले जा सकता है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट 4000 किलोग्राम तक के भार उपग्रह में ले जाया जा सकता है, उसका नाम क्या है GSLV 3। ठीक है, GSLV मार्क 3। अच्छा, फिर क्या बोला जा रहा है कि नवंबर 2018 में भारत से भेजा गया सबसे वजनी उपग्रह, भारत से भेजा गया ना, GSAT-29 GSLV मार्क 3 के द्वारा उसको भेजा गया। ठीक है, अच्छा फिर है आपका ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 2018। इसमें क्या हुआ, GSAT-2 भारत का सबसे भारी उपग्रह संचार उपग्रह था, जो कि फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब वजन देखिएगा इसका 5854 किलोग्राम वजन ये ले जा सकता था। अच्छा, अगर 4000 तक की बात होती तो वो तो भारत से ही प्रक्षेपित किया जाता, उसके लिए हमको फ्रेंच गुयाना जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा कैपेसिटी तो यही है 4000 किलोग्राम तक के भार वाले को अपन ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए उसके नीचे जस्ट मैंने लिखा है यहाँ 3500 किलोग्राम, तो भाई 4000 से कम है ना, इसलिए भारत से उसको प्रक्षेपित किया गया। लेकिन जो आपका GSAT-2 ये 5854 किलोग्राम भार, तो इसको ले जाना मुश्किल था भारत के लिए, इसलिए उसको फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जुलाई 2019 GSLV मार्क 3 M1 द्वारा चंद्रयान 2 मिशन किया गया, जो 95% सफल रहा। चंद्रयान 2 सबके दिलो दिमाग में है वो, तो वो 95% सफल रहा। 100% क्यों सफल नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए कारण क्या उसका। देखिए चंद्रयान में दो चीजें थी, चंद्रयान ये आपका चंद्रयान हो गया। इसमें दो चीजें क्या क्या, एक आपका उपग्रह और दूसरा था रोवर। ठीक है, क्या क्या था, एक था आपका उपग्रह और दूसरा था रोवर। ठीक है, अब ये जो आपका उपग्रह था वो तो चंद्रमा के कक्ष में अच्छे से प्रक्षेपित हो गया अपना, है ना। लेकिन जो रोवर था वो लैंड करते टाइम उसका संपर्क जो है टूट गया। तो संपर्क टूट जाने के कारण ही ये जो मिशन है वो 95% ही सफल रहा, 100% सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो चंद्रयान 2 का भी आपको समझ आ गया होगी। अपन दो चीजें भेजे, क्या क्या, उपग्रह और रोवर। तो उपग्रह जो चंद्रमा के कक्ष में अच्छे से प्रक्षेपित हो गया, बट जो आपका रोवर था, है ना, वो लैंड करते टाइम उसका संपर्क जो है वो टूट गया। इस कारण जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था वो 95% ही सफल हो पाया। तो देखिए मैंने आपको सारे चीज जैसे भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग बता दिया है। आने वाली कक्षा में हम पूरा उसको डिटेल करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे एक भी नंबर का प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर ले, ताकि जल्द से जल्द आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल पाए। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है आपको।
और लाइक जरूर करिएगा, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आपका एग्जाम अभी करंट में एसीएफ का है और पीएससी मेंस, उसके लिए भी आपका वीडियो काम आने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल हम करने वाले हैं उसमें भी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।